हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग DFCCL 2023 के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने वाले देखने वाले हैं कि किस तरीके से 2021 को 30 सितंबर 2021 को क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। जो हमारे 96 क्वेश्चन थे टेक्निकल के, किस तरीके से उसका लेवल था, क्या टॉपिक्स थे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है 2021 में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की थी गैस। इस DFCCL को तैयारी करने के लिए यूट्यूब पे वो प्लेलिस्ट अभी भी अवेलेबल है, आप उसको अभी भी जाकर देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव में जो क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, जानेंगे कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न था, लेवल था, और हम लोग डिटेल और एनालिसिस करेंगे कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो 2023 के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया होगा तो गाइस डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कीजिएगा और अच्छी तरीके से इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। इसका कंप्लीटली रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हुए हमारे सेशन को। सबसे पहले तो हमने कल ही एक सेशन जो DFCCL का 2023 के लिए क्या CBT 1 CBT 2 के लिए प्रिपरेशन होता है, पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें हमने कल ही डिस्कस कर दी गई। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर वीडियोस के सेक्शन के माध्यम से आप इसको जाके देख सकते हो। आपको तैयारी करने से पहले क्या ये सारी चीज़ें आपको पता है या नहीं, ये आपको जानना जरूरी है। आपको अच्छी तरीके से मैंने टाइम टू टाइम छोटे से छोटी चीज़ें बताई, आप इसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। ओके, साथ ही साथ आपको सिलेबस तो पता ही होगा। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे पास में जो 96 क्वेश्चन रहते हैं टेक्निकल के, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 60 क्वेश्चन रहते हैं। 50% का हमारा इक्वली सिलेबस रहता है। 50% हमारा नॉन टेक्निकल और 50% हमारा टेक्निकल का। ठीक है, इसके पोस्ट कोड भी। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल का ये हमारा कंप्लीटली सिलेबस देखने वाले, और हम लोग इसी के रिलेटेड जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग जानने वाले। सो स्टार्ट करते हुए हमारे सेशन को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाले है। दिसंबर में CBT 2। अभी मैं आपको बता दूं, अगस्त में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है CBT 1 का। ठीक है, अगर आप CBT 1 को क्लियर करते हो, ठीक है, तभी जाके आपका CBT 2 जो है, ठीक है, वो आपका निकल पाएगा। ठीक है, वो आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, चाहे जितने आपने टेक्निकल पढ़ लिया होगा। लेकिन अगस्त में होने वाली जो आपकी अभी जो उसका टेंटेटिव टाइम टेबल है, अगस्त में होने वाली CBT 1 को अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको दिसंबर में होने वाली CBT 2 के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपको बता दो इसके लिए किस तरीके से स्ट्रैटेजी होने वाली है, ये भी मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ, क्या किस तरीके से नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना है वगैरह करके। और अब देखिए, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अभी से डेडिकेटेडली टेक्निकल के लिए तैयारी करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे और हमें टेलीग्राम पे कम्युनिकेट करके पूछ रहे थे। तो अगर फुल टेक्निकल कोर्स और उसका कंप्लीटली रोड मैप मतलब क्या होता है कि जो आने वाले महीने में अभी हम लोग जून, जुलाई, अगस्त से लेकर कंप्लीटली दिसंबर तक वो कंप्लीटली थ्योरी अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, टेक्निकल डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे वैसे बताइएगा। मैं एक टेक्निकल कोर्स लाने जा रहा हूँ स्पेसिफिकली। वो आपको कब से शुरुआत करना है, क्योंकि अभी तो आपको ये 2 से 3 महीना अगस्त तक तो CBT 1 को अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि CBT 1 में अगर आपने फेल कर गए तो आपका CBT 2 भी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको जून से चाहिए, जुलाई से चाहिए या फिर अगस्त से चाहिए, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी सारे लोगों ने कल ही हमारे सेशन में जून से ही बोला था, बट अभी मैं आपको फिर से एक पोल कंडक्ट कर रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर, इसका जो आपका जो फीडबैक है, क्या हम लोग जून से शुरुआत करें, जुलाई से या फिर अगस्त से, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका रोड मैप डिसाइड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्लासेस और आपका जो फंडामेंटल थ्योरी है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिएगा जितने भी लोग डेडिकेटेड है इस आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो बढ़ते भी हमारे सेशन को और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। काफी क्विकली मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको ये जानना होगा कि कौन से टॉपिक के कितने सारे क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नेटवर्क है जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 16 वोल्ट के बैटरी के साथ में, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ठीक है, हमें कंप्यूट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। काफी सिंपल है, इसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे 6 ओम का, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको मैं बार बार बता दिया कि 2 पैरेलल रेजिस्टेंस अगर इक्वल वैल्यू के है, जैसे यहाँ पे 6 ओम होता है, 6 ओम होता है, इसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्वल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ये जो इसका इक्वल रेजिस्टेंस बनेगा 3 ओम्स का। इसी के सीरीज में हमारे पास में देखिए, ये अभी हमारे पास ये बन गया 3 ओम का। इसी के हमारे पास सीरीज में हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है, 2 ओम्स का कनेक्टेड है। ये हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 2, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 ओम्स का है और 4 ओम्स का पैरेलल है, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा हमारा, वो बनेगा 2। और यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 ओम का रेजिस्टेंस। हम लोग इसमें सारे सीरीज में होने के कारण, ठीक है, इसको हम लोग एडिशन कर देते हैं। 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8।
ऐसे अगर आप मार्कअप करोगे गाइस तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन में देखा होगा कि ऑप्शन जो 7 वो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है 7 ओम्स का, और अभी हमने निकाला 8 ओम्स। ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है गाइस, इसलिए मैंने आपको क्विकली कैलकुलेट करके बताया। यही आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी होगी गाइस। अभी हमें मैं आपको बता दूँ क्या है गलती, ठीक है। अभी हमें क्या कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, यहाँ पे जो नेटवर्क बताया गया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया निकालना है। अभी हमारे पास में बैटरी था, बैटरी का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था, अगर हम लोग इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा क्या, नहीं, ठीक है। ये हमारा बैटरी को अगर हम लोग डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ तक तो ये ओपन ही रहेगा, मतलब ये हमारा 3 + 2 5 + 2 7, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा 7 ओम्स का। ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट। देखिए यही मिस्टेक्स, ठीक है, जल्दबाजी में एक एक क्वेश्चन आप मिस करके आए, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को पहले सेट करके रखा है, और आपको देखना होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर मार्कअप करने होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टाइम, इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्विक रिस्पॉन्स टाइम ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मुझे पता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में डिले होता है, क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट होता है उसमें, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी वो चीज़ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करते हैं तो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स हमें उसको देखने को मिलता है, एनालॉग में भी नहीं होता ऐसा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट का इसमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बताया गया। अब देखिए सबसे पहला है वोल्टेज ड्रॉप एडिटिव, मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है, इसके जो वैल्यूज रहते तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है ये एडिशन होता है इसका, ठीक, सिंपल है। ये मान लो 3 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ पे 4 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट का, ठीक है, तो 3 + 4 हो जाएगा हमारे पास में 7 + 5 ये 12 वोल्ट हम लोग एडिशन कर सकते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में सेम करंट फ्लोज थ्रू द ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट, ये तो हमें बेसिक से पता है कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इक्वल करंट हमारा फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है। डिफरेंट रेजिस्टेंस हैव देयर इंडिविजुअल करंट, नहीं गाइस, जो हमारा इसमें से करंट फ्लो होता है सीरीज में वो सेम ही करंट फ्लो होता है, इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, पावर्स भी एडिटिव होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पैसिव एलिमेंट, इसमें से कौन सा एक पैसिव एलिमेंट नहीं है। पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट, ये आपको मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्ट बता चुका होगा, इस इंपॉर्टेंट है। ऐसे एलिमेंट जो कैपेबल है या फिर डिलीवर करने के लिए एनर्जी सर्किट में, ठीक है, तो उसमें से जो है हमारा ट्रांजिस्टर जो है हमारा एक्टिव एलिमेंट में आता है। कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर ये पावर कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारा पैसिव डिवाइसेस से नॉट बोला गया, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्किट एनालिसिस मेथड, इसमें से कौन सा एक सर्किट एनालिसिस का मेथड नहीं है। तो देखिए ब्रांच वोल्टेज मेथड, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक हमारा सर्किट एनालिसिस का मेथड नहीं है। ब्रांच करंट मेथड, मेश करंट मेथड, नोड वोल्टेज रहता है, वो ब्रांच वोल्टेज नहीं रहता गाइस, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ब्रांच वोल्टेज नहीं रहता, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस जिससे हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रांच का हम लोग वोल्टेज नहीं कहते, हम लोग नोड का वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टर्निंग ऑन एसीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को टर्न ऑन करने के लिए इसमें से कौन सी एक मेथड नहीं है, ठीक है। रेडिएशन ट्रिगरिंग है, वोल्टेज ट्रिगरिंग या फिर थर्मल ट्रिगरिंग, ये हमारी मेथड है, वन ऑफ द मेथड। डीवीडीटी ट्रिगरिंग भी रहती है इसमें, लाइट ट्रिगरिंग भी रहती है जिसको हम लोग रेडिएशन ट्रिगरिंग कहते हैं, लेकिन इमीडिएट ट्रिगरिंग ऐसा कोई भी हमारा एसीआर को टर्न ऑन करने के लिए मेथड नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। एक चीज बात नोटिस की होगी, 2021 में आपको ये इस तरीके से नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी जो चल रहा है आपका 2023, तो आप ये समझ जाइएगा गाइस, डेफिनेटली आपको इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड जो मल्टीपल स्टेटमेंट में इनकरेक्ट टाइप, नॉट टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले, इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। सिंपल इसकी वैल्यू हम लोग काफी बार ध्यान में रख लेते हैं, वो है हमारा 81.1%। इसी के साथ आपको हाफ वेव सेंटर टाइप की भी पता होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बनती है, ठीक है। हाफ वेव की कितनी होती है, वो होती है 40.6%, ठीक है। फुल वेव की अगर हम लोग बात करते हैं तो 81.1% इसकी एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन अल्टरनेटिंग करंट वेरिंग साइनोसॉइडली आरएमएस करंट और इफेक्टिव करंट इज डिफाइंड बाय, ठीक है। एक अल्टरनेटिंग करंट में जो साइनोसॉइडली वेरी हो रहा है, जो आरएमएस करंट या फिर उसको इफेक्टिव करंट किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो होता है 0.707 टाइम्स ऑफ आईएम। आईएम कौन सा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये होता है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद में आता है आरएमएस, उसके बाद में आता है एवरेज, ठीक है। तो आई आरएमएस का जो वैल्यू होता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2, अगर 1/√2 का ही वैल्यू निकालते हैं तो वही होता है हमारे पास 0.707, ठीक है। ऐसे दोनों भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन और हमारे पास में जर्मेनियम उसके मटेरियल्स होते हैं कॉमनली यूज किए गए। तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, इस ट्रू पूछा गया अभी, ठीक है। मटेरियल दैट ऑफर्स वेरी लो लेवल ऑफ कंडक्टिविटी गलत है, हाई लेवल ऑफ कंडक्टिविटी गलत है, ठीक है। मटेरियल दैट ऑफर जीरो कंडक्टिविटी, ये तीनों भी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी समवेयर बिटवीन है इंसुलेटर और कंडक्टर की, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ना तो कंडक्टर के बराबर है ना तो इंसुलेटर के बराबर है, इसके बीच की उसकी कंडक्टिविटी है, उसी को हम लोग कहेंगे सेमीकंडक्टर का मटेरियल, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास में, इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय एन लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। एक कैपेसिटर जो होता है गाइस, कैपेसिटर में क्या रहती है, दो प्लेट रहती है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट, और इसके बीच में जो रहता है वो रहता है हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसको हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं, उसी को हम लोग पर्टिकुलरली कैपेसिटर की लैंग्वेज में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं गाइस। तो ये होता है हमारा कैपेसिटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एक कैपेसिटर ऐसा एक हमारा इक्विपमेंट है जिसमें हमारे पास में दो कंडक्टिंग सरफेस रहती है और उसके बीच में हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, मीडियम रहता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप एनर्जी मीटर कैन वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप ऑफ एनर्जी मीटर, ये हमने यूपीपीसीएल जेईई के कोर्स के अंदर काफी अच्छी तरीके से पढ़ा चुका होगा इस, ठीक है। सारे एनर्जी मीटर्स को अच्छी तरीके से हमने टेबल्स और चार्ट्स के माध्यम से डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप ऑफ एनर्जी मीटर जो है ये हमारे डीसी में ही वर्क करते हैं सिर्फ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर्स है ये हमारे कंप्लीटली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे एम्पियर और मीटर्स होते हैं, एम्पियर और मीटर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ राइज इन अ टेम्परेचर ऑन अ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें से किसका इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर राइज ऑन अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके कारण क्या हमारा रेजिस्टेंस जो है प्योर मेटल का डिक्रीज होता है क्या, नहीं। मैं आपको बताता हूँ पीटीसी जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, ये किसके होते हैं, कंडक्टर के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द प्योर मेटल, ठीक है। यहाँ पे क्या इफेक्ट बताया गया था, इफेक्ट ऑफ राइज इन अ टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, उन्होंने क्या बता दिया कि इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है कम हो जाएगा, नहीं गया, कम नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट रहेगा हमारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इंसुलेटर करेक्ट है, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय, ठीक है, मेटल है हमारा, ठीक है, ओके। तो ये कंडक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं तो ये करेक्ट है, इन्होंने बता दिया। इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल में होता है इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 230 वोल्ट की शंट मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.25 ओम्स का, ठीक है, 230 वोल्ट का ये, जिसका रिवॉल्यूशन पर मिनट है, स्पीड है 1100 आरपीएम की, ठीक है। आर्मेचर का करंट है 40 एम्पियर का और हमें रिड्यूस करना है उसकी स्पीड 750 आरपीएम पे। तो अगर हमारा आर्मेचर करंट अगर सेम रहता है जो कि हमारा था 40 एम्पियर का, तो हमें कितना एडिशनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाना पड़ेगा आर्मेचर सर्किट में, ये हमें पता करना है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अब देखिए डीसी शंट मोटर में, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग लिख लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक क्वेश्चन क्विकली डिस्कस करते। बैक ईएमएफ क्या होता है, मोटर की बात की गई तो बैक ईएमएफ क्या होता है, V माइनस IA इंटू RA, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लूँगा। और जो हमारा बैक ईएमएफ रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे N∅ से, करेक्ट है, स्पीड और फ्लक्सेस से, ठीक है। और जो हमारे फ्लक्सेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे IA से, करेक्ट। तो इससे हम लोग क्या एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू IA1 अपॉन IA2 मल्टीप्लाइड बाय N1 अपॉन N2, करेक्ट है। तो E1 का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो फॉर्मूला और इसमें, ओके। देखिए E1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 230 माइनस 40 इंटू 0.25, देखिए 0.25 मतलब कितना होता है, वो होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो 230 माइनस 10 विल बी 220 वोल्ट, ये हमारा E1 का वैल्यू आ गया, ओके। अब देखिए IA1 और IA2 ये हमारे दोनों भी सेम है कंडीशन में, तो हमारा रेशियो क्या है, ये तो हमारा कट ही हो जाएगा यहाँ पे। तो रेशियो क्या बनेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन
N2 E1 का वैल्यू आ गया 220 वोल्ट डिवाइड बाय E2 का वैल्यू हमें निकालना रहेगा। N1 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1100 आरपीएम, पहले 1100 था उसको हमने रिड्यूस किया 750 आरपीएम पे। ठीक है, अब देखिए इस केस में हमारा E2 का वैल्यू निकल के आता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से E2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और 75 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है, यह आ गया 150 वोल्ट E1 और E2 का वैल्यू आ गया। अभी देखिए हमारा रेजिस्टेंस कितना एडिशनली ऐड करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। 150 विल बी इक्वल्स टू, ठीक है 150 विल बी इक्वल्स टू 230, इसी फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं माइनस आई कितना है हमारा, वही सेम ही रखा है उन्होंने 40 का। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग इसको करेंगे R2 से। अभी देखिए R2 क्या है, ये ऐसा नया रेजिस्टेंस है जिसके अंदर एक नया रेजिस्टेंस पे ऐड करके रखा है। ठीक है, उसकी सीरीज में आर्मेचर सर्किट के, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है R2 का। अब देखिएगा गाइस यहाँ पे 230 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 150 आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 40 विल बी इक्वल्स टू 2। ओके, ये आ जाएगा 2 ओहम्स का। अब देखिए 2 ओहम्स का हमारा कंप्लीट रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, हमने आर्मेचर के रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा। ठीक है, ओके, ये दोनों का वैल्यू है मिला के 2 ओम्स का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 अगर रहता है तो आप मार्क करके मत आइएगा। इसमें से हमें जो एग्जिस्टिंग हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस था वो हमें माइनस करना पड़ेगा 0.25। इसको हम लोग 0.25 से माइनस कर लेते हैं इसको 2 ओम में से, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, ये 1.75 ओम्स। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब देखिए समझिएगा गाइस, काफ़ी अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन है। मैं अभी भी कहूँगा 2023 में भी आपके आने वाले, चाहे वो DFCCL हो चाहे दूसरे कोई एग्जामिनेशन हो, ऐसे पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बन सकती है। थोड़ा सा सिंपल सा अप्रोच है इसका आपको, हालांकि यही फॉर्मूला के ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिया है, इसके ऊपर काफ़ी बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना रहता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गए। डेफिनेटली इसी तरीके से सेशन हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs हमारे चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के चैनल को और कोचिफाई के चैनल को, सो दैट हम लोग इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराते रहे और हमें इंस्पिरेशन मिलती है आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से। इसी तरीके से वेरीफाइड और प्योर और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने से मैं आपको बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस ये सारे सेशंस को देखना आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डैश इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर। तो जो टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसी को तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में गाइस। ठीक है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होती है। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में अलग अलग मोटर्स के वगैरह जो रहते हैं वो भी आपको एग्जामिनेशन बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, वो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वाइडली यूज्ड फॉर स्मॉल मोल्डेड पार्ट्स सच एज लैम्प होल्डर, टर्मिनल बॉक्स एंड स्मॉल पैनल्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पैनल्स के लिए, लैम्प के होल्डर के लिए, टर्मिनल ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो जो लैम्प होल्डर वगैरह जो बने रहते हैं वो बैकेलाइट मटेरियल के बने रहते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी और उसके काफ़ी हमारे प्रॉपर अच्छा थर्मोसेटिंग फिनॉल हमारे एक रेजिन है। ठीक है, और इसके काफ़ी अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण, हीट रेजिस्टेंस होने के कारण हम लोग ये इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, दो तरीके के सोर्सेज रहते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट रहता है और एक था डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब वोल्टेज और करंट सोर्स इक्वल है, डिपेंडेंट मतलब जिसकी वैल्यू करंट या फिर वोल्टेज पे ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, तो उसमें चार अलग अलग आते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो हमारे जो दो ऑप्शन है ए और ये हमारा सी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा करंट सोर्स है तो उसके अंदर क्या रहता है, एरो रहता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एरो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी एरो है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो करंट सोर्स है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा आई जो करंट फ्लो हो रहा है इसके ऊपर, मतलब क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स ही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, GV है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास में ये वोल्टेज है इसके बीच का, ठीक है, ये हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर है इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो करंट सोर्स है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ का जो वोल्टेज है ये कंट्रोल कर रहा है हमारे इस करंट सोर्स को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन बी। समझ में आएगा गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वोल्टेज ऑन अ सेकेंडरी वाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी, इट इज कॉल्ड एज। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, इसमें सोचने वाली भी कोई बात नहीं थी। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हो रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी। ओके,
एक हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसको 6 पोल के लिए वाउंड किया गया और उसको सप्लाई किया गया 60 हर्ट्ज के लिए। तो हमें सिंक्रोनस स्पीड पता करनी है। अगर जो उसकी रोटर की स्पीड है 750 आरपीएम की 950 आरपीएम की, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या था, NS = 120 f/p, 120 × f। फ्रीक्वेंसी कितनी है गाइस, 60। 50 कंसिडर नहीं करना, जल्दबाजी हम लोग गलतियां करके आते हैं। 60 हर्ट्ज है, पोल्स कितने हमारे पास 6, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड कितनी है हमारे पास, 1200 आरपीएम की। ओके, तो हमें क्या सिंक्रोनस स्पीड तो हमें पता करनी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस इज ऑल्सो नोन एज अ PQ बस। PQ बस को हम लोग क्या कहते हैं, आप सोचिएगा। PQ बस को हम लोग कहते हैं जनरेटर बस। ठीक है, PQ बस को हम लोग जनरेटर बस। इसमें से जो है P और V, ठीक है, नहीं इस देखिए, आई टेक माई वर्ड्स बैक गाइस। ठीक है, PQ बस बताया गया, ना कि PV बस। PV बस को हम लोग कहते हैं जनरेटर बस। ठीक है, PQ को बस को हम लोग कहते हैं लोड बस। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं लोड बस। ओके, इसमें जो क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी जाती है वो रहती है हमारे P और Q, और जो अननोन क्वांटिटी रहती है वो रहती है हमारा V और डेल। ठीक है, जनरेटर बस किसको कहते हैं गाइस, जहाँ पे हमारे पास में PV की वैल्यूज बताई गई थी और स्लैक बस में V और डेल का वैल्यू बताया जाता है, बाकी अननोन रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सिली मिस्टेक्स हो सकती है, बट डेफिनेटली इसको अच्छी तरीके से आप रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, और सिली मिस्टेक्स ना हो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है। ठीक है, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली यूज्ड इन अ लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इन एरियाज वेयर हाई इनपुट इंपेडेंस इज नीडेड। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली यूज्ड इन अ लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, जहाँ पे हमारा हाई इनपुट इंपेडेंस की जरूरत रहती है। तो उस केस में हम लोग डार्लिंगटन पेयर्स की इस्तेमाल करते गए। ठीक है, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे हाई इनपुट इंपेडेंस रहता है और लो आउटपुट इंपेडेंस रहता है, और ये हमारे लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ बाउंडेड आउटपुट इवन आफ्टर वेरिएशन इन द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया हमें। ठीक है, यहाँ में हम बताया गया कि इसमें से कौन सा सिस्टम बाउंडेड आउटपुट प्रोवाइड कराता है इवन इफ हम लोग उसके जो पैरामीटर्स में वेरिएशन करते हैं। ठीक है, तो वो रहता है हमारा एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम, जिसके कारण हम कोई भी पैरामीटर्स को भी चेंज कर रहे हैं फिर भी हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, वो बाउंडेड आउटपुट रहता है। बाउंडेड आउटपुट मतलब क्या, एक सर्टन लिमिट में डिफाइन किया गया। ठीक है, उसके बियॉन्ड वो जाता नहीं है। ओके, तो वो ये रहता है हमारा एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में अभी नेक्स्ट, 4 पोल DC जनरेटर runs at a 650 RPM and generates an EMF of 200 volts. An armature is wave wound and has a 750 conductors. If the total flux from each pole is 0.015 Weber, then what is the leakage coefficient? हमें लीकेज कोएफिशिएंट का वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को जानना। ठीक है, अभी हमारे पास में हम लोग सबसे पहले जो E है, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। वो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5PZN/60 × A। ठीक है, वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखिए, फ्लक्सेस का वैल्यू कितना है, 0.015 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 पोल्स है। ठीक है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, 750। ठीक है, वो भी हम लोग लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में N का वैल्यू कितना है 650 RPM डिवाइड बाय 60 × A। ओके, इंटू हम लोग 2 करेंगे। ओके, वेव बाउंड है, ए विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ठीक है, इसका जो वैल्यू निकल के आता है ये आता है हमारा 243.75 वोल्ट। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो जो हमारा जनरेशन रेटिंग है कन्वर्टर का, ये हमारा 200 वोल्ट का है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया। अभी हमें पास पूछा गया लीकेज कोएफिशिएंट पूछा गया। ओके, तो हमारा लीकेज कोएफिशिएंट कितना रहेगा, 243.75 डिवाइडेड बाय 200। लीकेज कोएफिशिएंट आया हमारा 1.2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक, नया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है गाइस, डेफिनेटली हमने इसके पहले डिस्कस नहीं किया अभी कोई भी सेशन में। ओके, तो एग्जामिनेशन में आपको बन सकता है कोई भी आने वाले 2023 के, तो डेफिनेटली इसको वॉच कीजिएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अगर आपने इसी साल, ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग प्लस आपके जो नॉन टेक्निकल का सेक्शन है वो अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गाइस, तो आपको काफी सेटबैक मिल सकता है इन सारे आने वाले एग्जामिनेशन में। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग चाहे जितना टेक्निकल के प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका नॉन टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप क्वेश्चंस नहीं बना पाते इजीली, तो आपका जो स्कोर है वो डाउन हो सकता है और उसी के कारण हमारा सिलेक्शन होता नहीं है। अगर आपने ये 28 सितंबर 2021 का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल
अवेलेबिलिटी, मतलब कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखोगे तो ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको जाके देख सकते हैं। इसकी भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, सो दैट आपकी साइमल्टेनियसली अभी से आपकी नॉन टेक्निकल की भी तैयारी हो जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, एक कम्यूटेटर जो है डीसी जनरेटर में वो किसके लिए, देखिए जनरेटर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डीसी जनरेटर है तो क्या जनरेट करता है, वो डीसी जनरेट करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट ध्यान में रख सकते हो, काफी कबार एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डीसी। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कम्यूटेटर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें से माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन सा नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो वो है हमारा जेफिट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और हालांकि हम लोग थायरिस्टर, बीजेटी और आईजीबीटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या इस्तेमाल होता है, ऐसा में क्वेश्चन में पूछा गया। इसको हम लोग हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, सीटी और पीटी। इनको हम लोग क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। और ये क्या करता है, हमें सेफली जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस है उसको मेजर करने के लिए मदद करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एमीटर। इसमें से कौन सा एक एमीटर का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है, तो वो है हमारा मोटर मीटर। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, मूविंग आयन कॉइल, मूविंग आयन और हॉट वायर, ये आप देखते समझ सकते हो। अगर आपने एक भी बार पढ़ के रखा है तो आप डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। मोटर मीटर ऐसा कोई भी हमारा एक टाइप ऑफ एमीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट पूछा गया सर्किट एलिमेंट इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सिंपल है गाइस, हेनरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ओके, या फिर हेनरी भी अगर आपको रहा तो एक जगह ऐसा रहता है कि वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये भी एक यूनिट होता है अल्टरनेट, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट पावर लॉस इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज। जो गेट पावर लॉस होता है एससीआर में, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, द मीन पावर लॉस ड्यू टू द गेट करंट बिटवीन गेट एंड द मेन टर्मिनल, इट इज नोन एज अ गेट पावर लॉस इन अ एससीआर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is a 440 volt shunt motor has a armature resistance of 0.9 ohms and the field resistance of 180 ohms, ठीक है। यहाँ पे FI LED हुआ, ठीक है, FI LED हुआ, FI ELD चाहिए, ठीक है, कंसिडर कर लीजिएगा। डिटरमाइन द बैक EMF when the given an output of 9 किलोवाट and 90% efficiency, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, बैक EMF पता करना है गाइस, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास में फील्ड करंट हमें पता करना होगा, शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर, देखिएगा फील्ड करंट कितना आएगा, वो आएगा 440 वोल्ट डिवाइड बाय इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है, 180 ओम्स, ठीक है। फील्ड की हम लोग की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 2.4 एम्पियर। ओके, ये फील्ड करंट का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। इनपुट पावर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है, पी इनपुट पावर हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है, 90% एफिशिएंसी है, ठीक है। आउटपुट है हमारा 9 किलोवाट, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 आउटपुट डिवाइड बाय, आउटपुट बाय इनपुट रहता है हमारा, यहाँ पे एफिशिएंसी रहता है, हम लोग यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं एफिशिएंसी को 0.9, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 10 किलोवाट, ठीक है। यह है हमारा इनपुट पावर। ओके, लोड करंट कितना आएगा, लोड करंट आएगा हमारे पास में 10 किलोवाट, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 440, ठीक है। इससे हमारा लोड करंट भी निकल के आया था 22.72, ठीक है, 22.72, ये आ गई हमारे पास में IL का वैल्यू, राइट। अब जो आर्मेचर करंट रहेगा, लोड करंट में से फील्ड करंट हम लोग माइनस करेंगे, वो कितना निकलेगा 22.72 माइनस 2.44, ओके, इसका वैल्यू निकल के आता है 20.287 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में आए। अभी हमें बैक EMF निकालना है, सिंपल एक फॉर्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बैक EMF कितना रहेगा, जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज कितना है 440 वोल्ट माइनस I इंटू RA, ठीक है। I का वैल्यू कितना है 20.28 मल्टीप्लाइड बाय RA का वैल्यू देखिए यहाँ पे बताया गया है 0.9 ओम, ठीक है, 0.9, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास में 421.7 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसको आसानी से भी आप निकाल सकते हो। ये जो वैल्यू है, ठीक है,
अगर हम लोग इसको 20 इंटू 0.9 लेते हैं, ठीक है, तो एक आप अंदाजन से निकाल सकते हो कि 20 इंटू 0.9 विल बी इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो ये 440 में से 18 माइनस कर दिए तो इसके अराउंड 422 हमारे पास वैल्यू होगी। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास में 421। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ये डेसिमल में एकदम एक्यूरेटली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन भी इस तरीके से देखते हैं तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पे 440 वोल्ट की मोटर है, तो इसका एफिशिएंसी अगर हमारे पास 90%, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू नियर टू 421 ही रहेगा बैक ईएमएफ का, ठीक है। इतना तो ज़्यादा ड्रॉप होगा नहीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए भी, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल के हमारे पास डीसी जनरेटर है जिसमें 800 आर्मेचर कंडक्टर है और फ्लक्स पर पोल है 10 मिली वेबर का, जो रन हो रहा है 600 आरपीएम पे। तो हमें ईएमएफ जनरेटेड निकालना है जब हमारा आर्मेचर कनेक्ट किया एज अ सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, यही टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट रिपीट पूछे गए। EG इज इक्वल टू 5 PZN/60A, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ बताते हो। फ्लक्सेस कितने हैं हमारे पास में, 10 मिली ओवर, 10 इंटू 10⁻³ मिली है, इसलिए -3 से मल्टीप्लाई किया। पोल कितने हैं, नंबर ऑफ पोल वो है हमारे पास 4। लैप है, A इज इक्वल्स टू P होता है। अगर हमने यहाँ पे लैप P के जगह 4 और A के जगह 4 भी लिखा तो भी इसमें कोई आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो भी ये बात हो जाती है, ठीक है, बात बन जाती है इसमें। Z कितने हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, 800 है। रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है, आरपीएम कितना है, कितनी स्पीड से घूम रहे हो, वो 600 आरपीएम से, ठीक है, डिवाइड बाय 60 क्या आ जाएगा हमारे पास में 10 ओके। 10 इंटू 100 इंटू, देखिए 800 इंटू 10 विल बी इक्वल्स टू 8000, ओके 8000। और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये 10,000, अगर हम लोग 8 इंटू 10⁻³ लिखते हो +3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये वाला, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बचा कितना 8 और यहाँ पे कितना है 10, 8 इंटू 10 विल बी 80 वोल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन SCR स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, हमने बोलते बोलते बता दिया इसका आंसर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है करके। लेकिन हमें ऐसे सिलिकॉन कार्बन है, सैचुरेशन कंट्रोलर, ऐसे ऑप्शन दिए जाते, हम लोग एग्जामिनेशन के हड़बड़ी में ये इस तरीके से गलत मार्क करके भी आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और हाँ एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, आने वाले समय के लिए आपको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इसमें कौन से टर्मिनल्स रहता है, एनोड रहता है, कैथोड रहता है और यहाँ पे गेट रहता है। इसी तरीके से बाकी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को भी अच्छी तरीके से नोट डाउन करके चलना होगा, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ डिफरेंट सेल्स फॉर कैलिब्रेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग वोल्टमीटर, एमीटर एंड एटसेट्रा। तो इसके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं डीसी पोटेंशियोमीटर, ठीक है। जो डीसी पोटेंशियोमीटर है वो हमारा कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HVDC ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकली यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल्स ऑफ लेंथ मोर देन, ठीक है। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हम लोग इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिकली मतलब कि हमारे पास जो उसकी कॉस्ट है वो इफेक्टिव रहती है एज कम्पेयर टू HVDC। कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, अंडरग्राउंड केबल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अगर लेंथ जो है 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू वन नेटवर्क विद 2 और मोर सोर्सेज दैट आर नॉट इन अ सीरीज एंड पैरेलल। उस केस में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करते गए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्टन्स, मिनिमम्स और थेवेनिन्स थ्योरम नहीं लगेगा। जहाँ पे 2 से ज़्यादा सोर्सेज रहते हैं, ठीक है, जो कि सीरीज और पैरेलल में नहीं है, उस केस में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं नेटवर्क्स का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर जो ऑपरेट हो रही है सप्लाई से, जिसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज का, स्पीड निकालनी है रोटर की जब हमारी स्लिप है 0.03, ठीक है। अभी हमारे पास काफ़ी सिंपल सा ये फॉर्मूला निकालते थे हम लोग। यही टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। 120 इंटू एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज है, नंबर ऑफ पोल है 6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10, सिंक्रोनस स्पीड आई 1200 आरपीएम की, ठीक है। स्लिप है हमारे पास 3% का, ठीक है, तो हमारे पास रोटर स्पीड कितना रहेगा। अभी देखिए इसका 0.03 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 3 विल बी इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो इसमें से 36 माइनस कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो हमारे पास जो बची हुई स्पीड रहेगी ये हमारे पास रोटर स्पीड रहेगी 1164, ठीक है। ये रहे हमारे पास में आपकी रोटर की स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ द रोटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कोई जरूरी नहीं है आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, NR विल बी इक्वल्स टू NS इंटू 1 - S। ये क्या होता है, स्लिप के प्रोपोर्शनली होता है इन शॉर्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीआरओ जो है कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें से कौन सी क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो है हमारे पास टेम्परेचर। वोल्टेज, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जा सकता है, बट टेम्परेचर के लिए हम लोग नहीं यूज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 50 हर्ट्ज 6 पोल का टर्बो जनरेटर है जिसका वैल्यू है 1100 MVA, 14 kV, जिसका इनर्शिया कांस्टेंट है 15 मिली जूल पर MVA। स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है रोटर में एट अ सिंक्रोनस स्पीड। ये भी फॉर्मूला एग्जामिनेशन में बनता है गैस। ठीक है, जो इसका एग्जामिनेशन में ये काफ़ी बार आपको ये पूछा था। देखिए एक इंपॉर्टेंट है कि इनर्शिया कांस्टेंट, ठीक है, इनर्शिया कांस्टेंट जो होता है H, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय S। ये S क्या होता है, ये होता है हमारा रेटेड पावर मशीन का। ठीक है, और ये होता है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो H का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी बताया गया। ठीक है, जो हमारे पास में 15। ओके, और इसके बाद में हमारे पास में S का भी वैल्यू हमारे पास बताया गया, जो कि हमारे पास में 100 MVA। ओके, तो हम लोग इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। 15 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 1500 मेगा जूल। ओके, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक डीसी मोटर। अब देखिए डीसी मोटर के ऊपर अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन तो हमें देखने को मिले, इसको अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। एक डीसी मोटर जिसका आर्मेचर करंट है 130 एम्पियर का 460 वोल्ट पे, आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.4 ओम्स का, मशीन के 6 पोल्स की मशीन है, आर्मेचर लैब कनेक्टेड है। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, जेड का वैल्यू 864 हमारे पास बताया गया। ठीक है, 864 कंडक्टर्स बताया गया। देन फ्लक्स पर पोल है, वो है हमारे पास 0.07 वेबर्स। हमें ग्रॉस टॉर्क डेवलप कितना हुआ ये हमें निकालना है आर्मेचर के द्वारा। ओके, अब देखिएगा इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। देखिए जो टॉर्क डेवलप होता है हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, टी विल बी इक्वल्स टू पी डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को किस तरीके से लिखता है, n इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओमेगा। ओमेगा का होता है, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर स्पीड। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा जो हमारा पावर डेवलप्ड होगा P, वो कितना होगा, E इंटू IA। करेक्ट, E इंटू IA। ठीक है, तो देखिएगा इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। P विल बी इक्वल्स टू, जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, E इंटू IA। ठीक है, अब E का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास में 5 PZN अपॉन 60A मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा IA, हम लोग ए पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है, n इंटू ट्वाइस पाई अपॉन 60। इस फार्मूला को जो हमारे पास इक्वलेंट हमारे पास जो वैल्यू निकल गया ये 66, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा 60 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास में n का भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि स्पीड सेम ही है। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू पी है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू पी है, तो ये अभी हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, ये किस तरीके से आएगा गाइस, ये आएगा हमारे पास में 5 इंटू जेड इंटू आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, वैल्यूज हम लोग डाल लेते हैं इसमें अंदर। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू कितना है 0.07 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना है 864। पोल कितने हैं हमारे पास में, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्टली लिख लिया। 130 एम्पियर का इसका आर्मेचर करंट है, डिवाइड बाय 2 इंटू पाई। तो इसका जो आंसर निकल के आता है गाइस, ये आता है 1251। ठीक है, न्यूटन मीटर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। एग्जैक्ट आंसर बताया 1250 भी आपने निकाला तो भी चल जाता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन आर द क्लासिफिकेशन ऑफ असिमेट्रिकल फॉल्ट्स दैट ऑकर्स इन अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल LG, डबल LG, LG बताया और LL फॉल्ट बताया गया। इसमें जो है हमारा ट्रिपल LG फॉल्ट जो है ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ट्रिपल LG फॉल्ट है, ठीक है, ये ट्रिपल LG फॉल्ट है, ये आता है हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर। सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर क्योंकि यहाँ पे तीनों भी फेजेस ग्राउंड के साथ फॉल्ट में हो चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग बात करते डबल LG, LG और हमारे पास LL, ये असिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हालांकि हमारी सीरीज भी हम लोग करते थे, सीरीज में भी हमने डिस्कस किया था। एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
ठीक है, इसके पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, सो दैट हम लोग करंट को डाइवर्ट कर सके या इसमें मीटर में से फ्लो होने वाला करंट को, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं शंट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं शंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश यूजेज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड हिंस डज नॉट प्रोवाइड एनी शिफ्ट ड्यूरिंग एम्पलीफायर स्टेज, ठीक है। तो देखिएगा विंड ब्रिज ऑसिलेटर जो है हमारा एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इसमें कोई भी फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलती ड्यूरिंग दिस एम्पलीफायर स्टेज, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर हम लोग आरसी की बात करें तो यहाँ पे 60 डिग्री का देखने को मिलता है, ठीक है, हर एक इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, आपको एज अ होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। इन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर द इमिटर करंट इज 1.5 टाइम्स लार्जर एज द कलेक्टर करंट। इमिटर करंट बताया गया कि 1.5 गुना ज़्यादा है कलेक्टर करंट से, और अगर हमारा इमिटर करंट 15 मिली एम्पियर का है तो हमें बेस करंट का वैल्यू निकालना है। एक छोटा सा टास्क है, एज अ कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है, एज अ होमवर्क करके आपको मैं दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिर से एक हमारे पास में मशीन का क्वेश्चन पूछा गया गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन अ 4 पोल जनरेटर जिसमें वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग है, जिसमें 50 स्लॉट्स है, हर स्लॉट में 20 कंडक्टर है, तो हमारा कितना हमारा वोल्टेज जनरेटेड रहेगा मशीन में जब उसको 1000 आरपीएम पे रोटेट किया जाएगा, और जिसमें फ्लक्स पर पोल वो कितने हमारे पास में 6 मिली वेबर्स के है, ठीक है। तो स्लॉट्स और कंडक्टर हमारे पास में बताया गया, ठीक है। तो कंडक्टर कितने हो गए, जितने स्लॉट्स है, कितने स्लॉट्स है 50 स्लॉट्स है, हर स्लॉट में कितने कंडक्टर्स है 20, तो ये कंडक्टर्स कितने हो जाएगा 1000, करेक्ट। स्पीड भी बताया गया, हमारे पास फ्लक्स भी बताया गया, जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा, ठीक है, ईजी विल बी इक्वल्स टू, ओके, क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड, ओके, ईजी विल बी इक्वल्स टू 5 EZN/60। अभी देखिए इसमें वेव वाउंड है, ठीक है, तो ए का जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज गोइंग टू 2, करेक्ट। वेव का वैल्यू है तो वो हमारा 2 ही रहेगा। फ्लक्सेस का वैल्यू कितना है हमारे पास में गाइस, ठीक है, 6 मिली वेबर, 6 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 4 पोल का मशीन है, नंबर ऑफ कंडक्टर है 1000, स्पीड कितनी है मशीन की 1000 का, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग 60 × 2 से, यह आ जाएगा हमारे पास 2, ओके, ये 1 जा, ये 10 जा, ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 10⁻³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 100 विल बी इक्वल्स टू 200 वोल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्योर इंडक्टर है जिसका वैल्यू है 20 मिली हेनरी, उसको हमने कनेक्ट किया 220 वोल्ट के सोर्स के साथ। फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है सोर्स की 50 हर्ट्ज की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें अगर हमारे पास बताई गई, ठीक है, तो हमें कितना है आरएमएस वैल्यू पता करना है। एक्सेल का सिंक्रोनस इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास 2πfl, ठीक है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 इंटू इंडक्टेंस का जो वैल्यू है गाइस वो हमारे पास में 20 × 10⁻⁻, मिली हेनरी में बताया गया वैल्यू, ओके। तो ये वैल्यू निकल के आता है 6.3 ओम्स का, एक्सएल का, ओके। सिंपल है गाइस। वोल्टेज हमारे पास में कितना है, ठीक है, 220 वोल्ट है, डिवाइड बाय एक्सएल का वैल्यू कितना है 6.3, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आप निकाल लेते तो भी हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आता है 35, ठीक है, 35 के आसपास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वोल्टेज ट्रायंगल जो है सीरीज आरएलसी सर्किट का, वो अगर हमें बताया गया तो इसमें से इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो होगा हमारे पास में VS² सोर्स वोल्टेज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो स्क्वायर रहेगा, ठीक है, प्लस VL - VC का होल स्क्वायर, ठीक है, आरएलसी सर्किट में, ओके। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड। लॉन्ग देखिए बल्क पावर को लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल करने के लिए हम लोगों को, अगर हम लोग को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हाई वोल्टेज डीसी सर्किट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, HVDC ट्रांसमिशन का मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या, हालांकि स्किन इफेक्ट वगैरह नहीं देखने को मिलता हमें, ओके, ट्रांसमिशन लॉसेस भी हमारे कम हो जाते हैं एक सर्टन लिमिट के बाद में, क्योंकि होता है कि उसमें कन्वर्टर का जो कॉस्ट है वो हमारा इसमें लग जाता है, ठीक है, AC to DC और DC to AC कन्वर्जन में लग जाता है, लेकिन ये काफ़ी इकोनॉमिकल है गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारे पास में 15 ओम का रेजिस्टेंस है जिसका वोल्टेज है 105 साइन ऑफ 377t वोल्ट्स। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का हमें वैल्यू निकालने लगा है, ओके। ये हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, ओके। रेजिस्टेंस हमारे पास में 10 ओम्स का, P विल बी इक्वल्स टू V² डिवाइड बाय R, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 105 साइन ऑफ 377t का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा हमारे उसमें 735 साइन ऑफ, ठीक है, 377 वाट। ओके, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ कुछ जो वैल्यूज है गाइस आपको कुछ कुछ जो क्वेश्चन है आपको हालांकि ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट वो क्वेश्चन काफ़ी फंडामेंटली ईजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग इट टू मूव डायरेक्शनली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एज, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक रिस्पॉन्सिबल रहता है कि हमारे जो कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, ठीक है, एक डायरेक्शन में, और इसी के कारण क्या होता है हमारा जो करंट है वो फ्लो होता है, ठीक है। आया समझ में आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शंस को भी अगर आप देख के अटेम्प्ट कर दे तो फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी अभी हमने आपको देखा कि CBT 2 का सिलेबस बता दिया। CBT 1 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप CBT 1 को क्लियर नहीं करते हो, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, तो आपको CBT 2 में यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको CBT 2 में अपीयर नहीं किया जाएगा। CBT 1 में मिनिमम स्कोर लाना है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको स्कोर करना है। CBT 1 ये नए साल में 2023 में DFCCL ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स दे दिए, और ये पूरे के पूरे टॉपिक गाइस नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी है, और DFCCL के बारे में भी क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे 100 क्वेश्चन। ये अगर आप क्लियर करते हो तभी जाके आप आपका CBT 2 का एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाला है वो दे पाओगे। हालांकि CBT 1 अगस्त में एग्जामिनेशन है, ठीक है। आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर करें मैंने आपको बता देता हूँ। कोचिफाई भी आप अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये मैथमेटिक्स के इतने टॉपिक्स हम लोग आपको पढ़ाएंगे वीडियो के माध्यम में, जिसको CBT 1 में 30 क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, उसके बाद में हमारे पास जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और मिसलेनियस टॉपिक से पूछेंगे। उसके बाद हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बनेंगे गाइस, देखिएगा इसमें सारे ये टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से हमारे इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाने वाला है, जिसमें हम लोग DFCCL के 10 क्वेश्चन का भी हम लोग इंक्लूड करें, मतलब कंप्लीट CBT 1 का प्रिपरेशन हो जा रहा है आपका, जिसमें आपको रेलवे हिस्ट्री, करंट न्यूज़ जो है और रेलवे नॉलेज के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट ये आपको CBT 1 के साथ में क्लियर करने के लिए तो मदद करेगा। CBT 2 में अगर आपको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दे रहे हो तो इसमें जो 24 क्वेश्चन है इसमें भी आपको मदद करेगा। इसके लिए जो आपका क्लास शेड्यूल रहेगा 90 डेज कोर्स का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से लेकर सारी चीज़ें आपको बताई गई डेट वाइज, ठीक है। आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, और इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया था सुपर 60 कूपन कोड के साथ में। इस कोर्स को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सरप्राइज ऑफर है आपके लिए, ठीक है। CBT 1 की मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसकी खुद की प्राइस जो है 149 रुपीज़ है गाइस। अगर आप पहले 100 बच्चों में आते हो, ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो गाइस, तो ये जो आपको हमारा सुपर MC कोर्स के साथ में ये जो 149 रुपीज़ की जो सेपरेट हमारी मॉक टेस्ट है गाइस, ये आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आप 100 स्टूडेंट्स के अंदर आते तो जल्दी कीजिएगा गाइस, आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट आपके 399 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए 149 के साथ आपके जो CBT 1 की मॉक टेस्ट है वो भी मिल जाएगी, और साथ साथ वीडियो कोर्सेज के माध्यम से आपका CBT 1 का पूरी तैयारी की जाएगी गाइस, ठीक है। तो आप सोच सकते हो काफ़ी अच्छी ऑफर है आपके लिए, काफ़ी कम सीट्स हालांकि बची हुई है, ठीक है। जल्दी से आज अभी आप देख रहे हो, ठीक है। अभी हमने इसका नंबरिंग देखा नहीं, और लेकिन कल भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने इसको ज्वाइन करके रखा था। इसको जो प्राइस है गाइस, इसका प्राइस भी हमने 399 रुपीज़ रखा है, ठीक है। वह 999 से 60% ऑफ है। सुपर 60 इस कूपन कोड को लगाइएगा गाइस, ओके। इस कूपन कोड को लगाने के बाद मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा 60%, 399 रुपीज़ में चारों भी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप 100 स्टूडेंट्स में आते हो, पहले 100 स्टूडेंट में, तो आपको ये 149 रुपीज़ का, जिसमें 5 से 10 मॉक टेस्ट रहेंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी आपको फ्री में दी जाएगी। तो अब इसका डेफिनेटली इस ऑफर का फायदा उठाएगा गाइस, और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोचिफाई का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको एक कंप्लीटली कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग टेक्निकल के कोर्स के लिए सेपरेट लाते हैं। एक आपको स्पेशल मैं खुद के हमारे एंड से मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो गाइस, ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी लिस्ट रहेंगी मैं आपको अश्योरिटी के साथ कहूँगा CBT 2 के लिए चाहे वो आपकी मॉक टेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका कोर्स हो, आप हमें ज़रूर बताइए कि सर हमने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, या फिर हम लोग आपको खुद से ही एडिशनली इसके ऊपर जो भी CBT 2 का टेक्निकल का कोर्स रहेगा उसमें अराउंड 5 to 10% आपको मैं एडिशनली डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा। तो काफ़ी आपकी ऑल इन ऑल प्रिपरेशन हो रही है अच्छी तरीके से। आप सोच सकते हो टेक्निकल का CBT 1 को आपको क्लियर करने के लिए सिर्फ 399 रुपीज़ में आपका अभी आपका जो प्रिपरेशन है वो हो रहा है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो इसका प्राइस आप देख सकते हो 149 रुपीज़ में रहेगा, ठीक है, इस कूपन कोड को लगाने के
के बाद। अगर आप कुछ महीनों के बाद देखते हो 100 रुपीज़ का, अगर आपका ये 100 एस्पिरेंट्स का अगर हमारा क्रॉस भी हो जाता है मार्क, तो भी हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए भी आपको मैंने कूपन कोड दे के रखा है, ठीक है। तो CBT 2 के लिए भी आपको मैं डिस्काउंट प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना है, डेफिनेटली ज्वाइन करना है, सो दैट आपका CBT 1 अच्छी तरीके से निकल जाए, सो दैट हम लोग दिसंबर में होने वाली एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने बताया कि आपको कब से टेक्निकल की तैयारी चालू करने करके। क्योंकि आपको बता दूंगा, इस अगस्त में अगर आपका CBT 1 का एग्जामिनेशन होता है तो आपको ये 2 से 3 महीने अच्छी तरीके से थरोली ये चारों भी सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे, तभी जाके आप स्कोर करके CBT 1 में, CBT 2 में आप जा पाओगे, ठीक है। सो अभी अब हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन जो पूछा गया, अगेन फिर से मशीन से ही क्वेश्चन पूछा गया। गाइस आप देखिएगा, अगर हमारा स्टेटर जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें 2 स्लॉट पर पोल है, पर फेज है, अगर हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की और जिसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर। तो देखिएगा, इस केस में हमारे पास में जो स्लॉट्स पर पोल फेज होगा, ठीक है, स्लॉट्स पर पोल फेज, ठीक है, ये कितना है हमारे पास में 2, ओके। तो जो फेजेस रहेगा, अब क्योंकि हमारे पास में 3 फेज का मशीन है, तो इस केस में स्लॉट्स पर पोल क्या होगा, स्लॉट्स पर पोल का होगा वैल्यू हमारे पास 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ पोल जो है 4 भी कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हो गए हमारे पास में, ठीक है, हो गए 6 × 4 विल बी इक्वल टू 24, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 पोल्स एंड 24 स्लॉट्स। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दिक्कत था गाइस, ठीक है, इसमें 2 ऑप्शंस यहाँ पे सिमिलर टाइप के थे, ठीक है। तो ये आई गेस उन्होंने उस टाइम पे कंसिडर किया होगा, बट आपको मैं फिर से रिव्यू करके इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखिए, ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज, यही तो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन कैन नॉट बोला गया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्स सैचुरेशन करंट है हमारा 20 माइक्रो एम्पियर का, तो कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड करंट ऑफ वोल्टेज 0.2 वोल्ट का सिलिकॉन डायोड के लिए, जहाँ पे N का वैल्यू है 2 है, VT का वैल्यू है हमारे पास 26 मिली वोल्ट, वैल्यू है E⁻³ का वैल्यू है 47, ठीक है। तो देखिए, इस केस में हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं ID का, ठीक है, कैलकुलेट द फॉरवर्ड करंट, इसके लिए जो फॉर्मूला निकालते हैं ID विल बी इक्वल्स टू IS इन ब्रैकेट e⁻⁴ VD ईटा मतलब ये जो N है हमारे पास VT - 1, ठीक है। IS का वैल्यू कितना है हमारे पास में 20 माइक्रो एम्पियर का, 20 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁴, ठीक है, 0.2 अपॉन 2 × VD का वैल्यू कितना है 0.2, ठीक है, 2 × यहाँ पे N का ईटा का वैल्यू हमारे पास में 2 बताया गया, ईटा हम लोग इस तरीके से कंसिडर कीजिएगा, ओके, इंटू VT का वैल्यू कितना है हमारे पास में 26 मिली वोल्ट, 26 × 10⁻⁻3, ओके, -1, ओके। इसका जो वैल्यू ये पूरा निकल के आता है गैस, ये जो वैल्यू निकल के आता है ये आता है एग्जैक्टली 3.85, यहाँ पे 47, तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू ही निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसा घबरा नहीं जाना है कि आपको न्यूमेरिकल आएगा नहीं आएगा। 20 × 10⁻⁻6 इन्होंने खुद नहीं दे दिया था, ठीक है। ये कंप्लीटली वैल्यू जो आता है ये आता है हमारे पास में 47 -1, ठीक है, यहाँ पे 46 आ जाएगा, 46 × 20, ठीक है, 46 × 2, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा 92। ऑप्शन में जहाँ पे भी 92 दिखता है तो आप इसको मार्कअप करके आगे बढ़ सकते हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे 92 माइक्रो एम्पियर और 920 माइक्रो एम्पियर रहता तब आप इसका ऑप्शन देख सकते थे, लेकिन आपने जब देख लिया कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे जो 47 - 1 यहाँ पे 46 आने वाला है, ठीक है, तो 2 × 46 92 होता है हमारा, तो सिंपल है, आप ऑप्शन ए मार्क करके भी बढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि द अमाउंट ऑफ EMF जो इंड्यूस्ड होता है कॉइल कटिंग, क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल कटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग गिवन फैक्टर, सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट हमें निकालना है। तो इस केस में जो है हमारा जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
यहाँ पे बताया स्ट्रेंथ, ये क्या होता है हमारे पास में, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ क्या होती है, द लेंथ ऑफ द कॉइल और कंडक्टर पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड एट विच द कॉइल रोटेट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एंड टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे बोला गया है जो अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है हमारे कॉइल के अंदर, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट किया जाता है, ठीक है, इस फैक्टर में से कौन से फैक्टर को डिफाइन करता है या फिर कौन से फैक्टर पर डिपेंडेंट है, तो क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। इस तरीके से थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देता है गाइस इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेटली अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पूछी गई है कोर की, वो हमारा जो ऑलरेडी बताई गई है 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ईएमएफ पर टर्न है 15 वोल्ट का, तो हमें डिटरमाइन करना है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स रिस्पेक्टिवली, या रिस्पेक्टिवली वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको प्राइमरी टर्न्स पता करना है, उसके बाद में सेकेंडरी टर्न्स पता करना है, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास बताई गई, ये हमें निकालना नहीं था, ओके। देखिएगा जो हमारे पास में लो वोल्टेज है, ठीक है, वो हमारे पास 225 वोल्ट, ठीक है, ये हमारे पास लो वोल्टेज हो गया। और जो हमारे पास में हाई वोल्टेज है ये हमारे पास में 3000 वोल्ट, करेक्ट। ईएमएफ पर टर्न कितना है, 15 वोल्ट का, ओके। देयरफॉर हमारा जो लो वोल्टेज का टर्न्स रहेगा वो कितना रहेगा, ELV डिवाइड बाय ईएमएफ पर टर्न, करेक्ट। ये कितना आएगा, 225 डिवाइड बाय 15, तो इसका वैल्यू निकल के आता है हमारे पास में, इसका वैल्यू निकल के आता है हमारा गाइस 15, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास में, ओके। तो ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो हमें दूसरा भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। सिमिलर से हम लोग हाई वोल्टेज के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, 3000 डिवाइड बाय हमारे पास में ईएमएफ पर टर्न कितना है 15, ये आ जाएगा हमारे पास में 200, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ओके। इसके लिए आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट नॉट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए, तो आपको इस साल भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, मॉसफेट्स आर स्लोअर देन द जेफेट्स, ये गलत हो जाएगा। मॉसफेट्स आर फास्टर देन द जेफेट, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ऑपरेशन इन अ वेरी हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कॉपर गोल्ड सिल्वर नहीं, ठीक है। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में हम लोग जो एल्यूमिनियम का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसके जो कंडक्टर्स भी रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा SCSR कंडक्टर्स वगैरह, ये हम लोग काफ़ी प्रिडोमिनेंटली यूज़ करते हैं, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, पूछा गया। चार्ज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है स्पीड एट विच चार्ज ड्रिफ्ट्स इन ए कंडक्टर्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड गाइस, ठीक है। जो चार्जेस ड्रिफ्ट करता है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, उसको उसकी स्पीड को हम लोग कहते हैं चार्ज वेलोसिटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम का कितना होता है, ये होता है हमारे पास 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इसका टेबल ही आता है। सिलिकॉन का कितना होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्म फैक्टर पूछा गया है फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। फॉर्म फैक्टर का जो डेफिनेशन होता है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ सो दैट आपका माइंड ब्रशअप होते रहे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन सिंबल। यहाँ पे जो सिंबल बताया गया है ये किसका सिंबल है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायोड है, ओके, और यहाँ पे रेस बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ये होता है हमारे पास में लाइट इमिटिंग डायोड का, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अगर ये एरोज ऐसे ना बनाते हुए हम लोग ऐसे करते थे तो ये कौन सा डायोड होता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। छोटे छोटे टास्क आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर है जिसका वोल्टेज कॉइल कनेक्ट किया गया अक्रॉस द लोड साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि रीड कर रहा है 200 वाट। अगर हमारा लोड वोल्टेज जो है 240 वोल्ट है तो हमारा व्हाट पावर इज बीइंग टेकन बाय द लोड पूछा गया है। और हमारा जो वोल्टेज कॉइल ब्रांच है, ठीक है, वो इसका रेजिस्टेंस है 1500 ओम्स का, ओके। इसको आप सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R प्लस P लोड, राइट। तो P का वैल्यू कितना है हमारे पास में 200 विच इज इक्वल्स टू V स्क्वायर कितना है हमारे पास 240 स्क्वायर डिवाइड बाय R 1500 है प्लस P लोड, ये हमें निकालना है, ओके। तो जो P लोड का वैल्यू हमारा निकल के आता है वो रहेगा गाइस 161.6 वाट,
ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मोटर टैक्स, देखिए मशीन के ऊपर काफ़ी पूछा गया इस डीसी मोटर के ऊपर ही, बैक एमएफ हो गया, ठीक है, उसके टॉर्क सिल्टेड, ठीक है, अभी से हम लोग कह सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन तो यही टॉपिक से पूछे गए। तो डीसी मोटर टैक्स एंड आर्मेचर करंट ऑफ 100 एम्पियर 440 वोल्ट, तो आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस है 0.3 ओम्स का, मशीन के 6 पोल्स है, लैब कनेक्टेड है जिसमें 822 कंडक्टर्स है, तो फ्लक्स पर पोल है 0.05 वेबर, तो स्पीड निकालनी है। आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिएगा, एज अ होमवर्क तरीके से दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन सी। रिपीटेडली क्वेश्चन हम लोग करते गए, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आप भी इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। सेम आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में लगा के देखिएगा, ई पी इज इक्वल टू 5, ठीक है, पी जेड एन अपॉन 60A, इस फॉर्मूला में डाल के सारे वैल्यूज को आप निकालिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शंट जनरेटर, देखिए सेम क्वेश्चन अभी तक हमारे 7 से 8 क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली मैं इसको रिव्यू करूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए टॉपिक वाइज। अगर आप चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 2021 में आपको कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे करके। एक शंट जनरेटर है जो डिलीवर कर रहा है 150 एम्पियर का, जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस है और फील्ड रेजिस्टेंस है 0.03 ओम्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है आर ए का वो है हमारे पास में 0.03 ओम्स, ओके, और फील्ड रेजिस्टेंस है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास 40 ओम्स का। तो हमें जनरेटेड ईएमएफ निकालना है, ये कितना होगा ये हमें पूछा गया, ओके। तो देखिए गाइस, जो फील्ड करंट है वो कितना रहेगा, देखिए ये शंट जनरेटर मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये जो आई के डायरेक्शन इस तरीके से होते हैं, एक जाता है हमारे पास में लोड की तरफ करंट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं IL, ओके, और एक जाता है हमारे पास में फील्ड की तरफ, करेक्ट, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। जो फील्ड करंट रहेगा, आप देखिए वोल्टेज कितना है हमारे पास में, ठीक है, 200 डिवाइड बाय जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में 40, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में इसका 5 एम्पियर, ठीक है। तो जो फील्ड का ये जो करंट जा रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, 5 एम्पियर के यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ओके। आर्मेचर करंट कितना होगा, ओके, अभी देखिए शंट जनरेटर डिलीवर बता रहा है, ठीक है, 150 एम्पियर का, ठीक है, 150 एम्पियर का, मतलब यहाँ पे जो लोड करंट है ये 150 एम्पियर का है, ठीक है। तो हमारा आई का वैल्यू कितना होगा, ये 5 + 150 एज पर द किर्चॉफ्स करंट लॉ, करेक्ट, तो ये कितना आएगा 155 एम्पियर, ये निकल के आ गया, सिंपल है, ठीक है। अभी हमारे पास में जनरेटेड ईएमएफ किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ईजी इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारे पास में 200 वोल्ट है प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो आई का वैल्यू कितना है 155 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.03, ठीक है, इसका वैल्यू निकल के आता है हमारा 204.65 वोल्ट। अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास में वोल्टेज है पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट, ठीक है, जनरेटर की बात की गई है, ठीक है, तो खासी एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि जो हमारे पास में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे जो ईजी पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो 200 से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, तो ये 200 150 और 190 है, तो ये तो हमारे ऑप्शन गलत ही हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। आप इसको थोड़ा लॉजिकली अटेम्प्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे 200, ठीक है, 200 × 155.0.03, ठीक है, तो 15 3 भी अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे 45 का वैल्यू आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 45 और यहाँ पे 46 465 वैल्यू, ठीक है, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एडअप होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 240 वोल्ट ही यहाँ पे दिखाई देगा, या फिर आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो हम लोग एक अप्रोच लगा सकते हो कि आप शॉर्टली स्मार्ट वे में बिना इसको कैलकुलेट किए भी आप इसका आंसर मार्कअप कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके वैल्यूज किस तरीके से एग्जामिनेशन में दिए गए, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है परसेंटेज स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ये देखिएगा इस एक मोटर के ऊपर ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए और फॉर्मूला कौन सा है हमारा NS = 120 × F/P, बस इसी के ऊपर हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। वैल्यूज निकाल लेते सिंक्रोनस स्पीड का 120 × फ्रीक्वेंसी कितना है 50 साइकिल्स पर सेकंड मतलब 50, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स का वैल्यू है 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, 20 × 50 विल बी 1000 RPM, ठीक है। 1000 RPM में सिंक्रोनस स्पीड है, 980 RPM हमारा जो है रोटर स्पीड का है। स्लिप क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ठीक है। जो डिफरेंस आया यह है 20 RPM का, ठीक है, कितने पे आएगा 1000 RPM पे × 100 करते 0 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 2% इसका वैल्यू आ जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। जिस तरीके से 20/1000 आपने ये कर लिया, बस उसी से आप आंसर निकाल सकते हो 2% इसका करेक्ट आंसर है। 0 कैंसिल होता है, 2/100 मतलब 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाइड्रोलिक टर्बाइन है जो रोटेट हो रही है
10 रिवॉल्यूशन पर मिनट उसको कपल कर दिया गया एक सिंक्रोनस जनरेटर के साथ में। अगर उसका इंड्यूस वोल्टेज जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, तो हमें पता करना है कि कितने पोल्स हमारे पास रोटर में है। ठीक है, सिंपल है गाइस। ओके, सेम क्वेश्चन, एन एस इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी। पोल की ही वैल्यू हमें निकालनी है। सिंक्रोनस स्पीड है हमारे पास में 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये है हमारे पास 100 इंटू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपको अच्छे तरीके से देखना है 50 डिवाइड बाई पी, पी का वैल्यू निकालना है। यह आ जाएगा हमारे पास में 2 ज़ा, यह आ जाएगा 1 ज़ा, यह आ जाएगा 60। ठीक है, मतलब हमारे पास में जो नंबर ऑफ पोल की वैल्यू है ये हो जाएगा 60। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डोमेस्टिक वायरिंग इज करेक्ट। डोमेस्टिक वायरिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो अर्थ वायर होता है वो काफ़ी थिक रहता है एज कम्पेयर टू द अदर, और वो कॉपर का बना रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा 3 पिन प्लग टॉप का। ठीक है, इस तरीके से आपकी पिन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ कनेक्टर रहता है, ठीक है, अर्थ जो रहता है हमारा ये आपका, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फेज एंड न्यूट्रल, ये तो थोड़ा हमारा लार्ज रहता है। और ये अर्थ वायर जो भी रहता है वो भी हमारा ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी क्विकली जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, शॉर्ट लीकेज करंट या फिर हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो ग्राउंड कर सके। ठीक है, जितना ज़्यादा उसका थिकनेस रहेगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, उतना ही क्विकली वो ग्राउंड कर पाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एडी करंट लॉस जो है आर्मेचर का, उसको किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, लैमिनेशन के द्वारा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, रिपीटेडली काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप फॉर द गिवन फिगर। ये इसका मेजरिंग टाइप पूछा गया। ठीक है, करेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा गया। हमारे पास जो फिगर बताई गई ये हमारा मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट विथ रेक्टिफायर। ठीक है, एक आपको अगर आपको सिम्बॉल्स और नोटेशन जो भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसकी कंप्लीटली फ्री पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा गाइस, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे भी वो अवेलेबल है, वहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्शन टाइप वैटमीटर प्रोवाइड्स एक्यूरेट रीडिंग ओनली व्हेन। इंडक्शन टाइप वैटमीटर एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करते हैं कब, जब उसके फ्रीक्वेंसी और सप्लाई वोल्टेज दोनों भी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर का फुल फॉर्म पूछा गया है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका करेक्ट आंसर होता है लेजर का। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के ऊपर पूछे गए, आप नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फिर से हमारे पास में एक पूछा गया गाइस एक क्वेश्चन मशीन से। 4 पोल जनरेटर है जिसमें वेव वाउंड का आर्मेचर है 730 कंडक्टर से और डिलीवर कर रहा है 110 एम्पियर फुल लोड पे। अगर ब्रश लीड है 10 डिग्रीज मैकेनिकल तो उसका कैलकुलेट कर रहे हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल। ये हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला पता होना ज़रूरी होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है हमारे पास में ZI इन ब्रैकेट 1/2P माइनस θm बाय 360 डिग्री का। ठीक है, और अगर हमारे पास में ये जो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का है, ठीक है, अगर डीमैग्नेटाइजिंग का रहता तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे ZI इंटू 5m बाय 360 कर देते। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो θm का ये जो वैल्यू रहता है ये हमारा मैकेनिकल ब्रश शिफ्ट एंगल रहता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला भी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब जाके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, Z का वैल्यू कितना है, ठीक है 730 है कंडक्टर से। ठीक है, I का जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 110 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A = 2 है, तो यहाँ पे जो I का वैल्यू निकलेगा गाइस, ठीक है, वो आएगा हमारे पास में वो निकल के आएगा हमारे पास में 110 डिवाइड बाय 2 विच इज 55 एम्पियर। राइट, 55 एम्पियर आ गया तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 55 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू P, नंबर ऑफ पोल कितने हमारे पास में 4। ठीक है, माइनस θm कितना डिग्री से हमारे पास में 10 डिग्री से। ठीक है, 10, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और अच्छा भी हमें लगा 360। ठीक है, इसका अगर आप कंप्लीटली सॉल्यूशन निकालते तो हमारा वैल्यू निकल के आता है 3903.47। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर फैक्टर पूछा गया है, इसी सर्किट का किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक्टिव पावर, ठीक है,
जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं वैट से डिवाइड बाय अपैरेंट पावर, वी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ये होता है हमारे पास में cos फाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लाइट बल्ब है जिसका रेटिंग है हमारे पास में 60 वाट का 240 वोल्ट का, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का, ठीक है। तो अब बल्ब का हम लोग रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 स्क्वायर डिवाइड बाय 60, ठीक है। 240 स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा 4 इंटू 24 विल बी इक्वल्स टू 960 ओम्स, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलईडी वर्क्स ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, एलईडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के ऊपर वो वर्क करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें बाकी हमें सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 25 kVA हमारा ट्रांसफार्मर जिसमें 600 टर्न्स है प्राइमरी के, 60 टर्न्स है हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के। प्राइमरी 2500 वोल्ट को 50 हर्ट्ज सप्लाई को कनेक्ट कर दी गई है। तो फुल लोड प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कितना है रिस्पेक्टिवली हमें पता करना है, ठीक है, ये हमें निकालना है, ओके। तो देखिए पहला पावर V1 इंटू I1 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो जो I1 का वैल्यू कितना रहेगा, ठीक है, पावर कितना है हमारे पास में, वो 25 kVA है, ठीक है। 25,000 डिवाइडेड बाय, तो हम लोग क्या करेंगे V1 का जो वैल्यू है 2500, ओके, जिसका एग्जैक्टली वैल्यू निकल के आता है करंट 10 एम्पियर का I1 का, ठीक है। दो ऑप्शन में गिवन है गाइस, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हमें दूसरा भी वैल्यू निकालना पड़ेगा I2 का, ठीक है। तो हम लोग एक रेशियो निकाल सकते हैं N1 बाय N2 विच इज इक्वल टू I2 बाय I1, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है I2 बाय I1, ओके। N1 नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास में 600, N2 के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 60, ठीक है। I2 का वैल्यू हमें निकालना है, I1 का हमारे पास में 10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा गाइस हमारे पास में 10, ओके। तो 10 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। I2 विल इक्वल टू 100 एम्पियर्स, करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, which of the following states that in any electrical network the algebraic sum of current meeting at the point or a junction is equals to 0? ये हमें बताता है किरचॉफ्स करंट लॉ गाइस, सिंपल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल व्हेन कंपेयर टू द स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल की कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करते हैं एडवांटेज का ग्रेविटी कंट्रोल का, इसमें से तो फिर कौन सा एडवांटेज नहीं है बताया गया है जब हम लोग इसको स्प्रिंग कंट्रोल के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो है हमारा इट गिव्स क्रैम्प्ड स्केल, ठीक है। ये हमारा एक एडवांटेज नहीं है, ये क्रैम्प्ड स्केल देता है एज कंपेयर टू द स्प्रिंग कंट्रोल, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Next question is, which of the following material is used for extensively for making the electrodes of thermonic values and sparking plugs? Thermonic values और thermonic not values, it is valve, thermonic valve और sparking plugs के लिए क्या कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, निकल का इस्तेमाल किया जाता है गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सिंपल rectilinear motion a 5 kilogram of mass in a given at a constant acceleration of 3 meter per second square, find the acting force F, ठीक है। फोर्स का वैल्यू पूछा गया है। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी रीजन्स कैन द बायस ट्रांजिस्टर वर्क, ठीक है। बायस ट्रांजिस्टर 3 रीजन में वर्क कर सकता है, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेटेड में। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स इज डन बाय, ठीक है। जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मेटल, इट इज डन बाय प्रोजेक्टिंग द लाइट ऑफ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ ऑन द मेटल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पूछे गए, नॉट बताई गई, हालांकि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कोर में एक 300 बाई 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के। अगर हमारा EMF फॉर टर्न है 10 वोल्ट का, तो हमें डिटरमाइन करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स रिस्पेक्टिवली। सिमिलर सा क्वेश्चन है गाइस, अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स निकालने हैं हमारे पास में, ठीक है। EMF पर टर्न भी बताया गया, तो 300 डिवाइड बाय हम लोग 10 करते तो हमारा इसका वैल्यू निकल के आएगा 30 प्राइमरी का, और सेकेंडरी का जो आता है हमारे पास में 3000 है, ठीक है। उसका जो हमारे पास EMF फॉर टर्न्स आएगा वो आएगा हमारे पास में 10 और डिवाइड बाय 10 अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे 300। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया गया, ठीक है। अब क्योंकि इसका रेशियो क्या होता है, K इज इक्वल टू E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई 1 इज इक्वल टू I1 बाई I2, ठीक है। उस रेशियो से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है।
बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ शंट मोटर। शंट मोटर हम लोग कहाँ पे यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रो को मोटिव में हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी टॉर्क वर्सेस स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इन्वर्ट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। तो है हमारे पास में स्ट्रेन। स्ट्रेन ये है हमारे पास में डिफरेंस रहता है बेसिकली। ठीक है, इसमें से बताया गया है कि देखिए चेंज रहता है, तो चेंज को जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो जो यूनिट है वो हमारा कोई नहीं रहता इसमें। टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेवलेंथ और हमारे पास वेलोसिटी को हालांकि डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन को कोई भी डायमेंशन है। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें से एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या डिफाइन करता है। ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एज एन टाइप। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक यहाँ पे शंट जनरेटर बताया गया जो डिलीवर कर रहा है 430 एम्पियर 240 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस है शंट फील्ड का वो 60 ओम्स और 0.02 ओम्स का रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का। इस सिंपल है, आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एज होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो वो भी आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताइएगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस एज अ सेम क्वेश्चन है। अभी सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी तक हमारे पास में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग मशीन्स के ऊपर ये फॉर्मूले के ऊपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं एज अ खुद को सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सारे वैल्यूज गिवन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कॉपी पेस्ट इमेजेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैरियर मोबिलिटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जहाँ पे ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एन है हमारे पास कैरियर डेंसिटी और ए जो है हमारा कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो हमारा होता है म्यू विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है सिग्मा अपॉन एन ई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट ऑकर इन। फेरोमैग्नेटिज्म हमारे कॉपर में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पीडेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट में बी डिफाइंड एज। इम्पीडेंस जो है डिफाइन किया जाता है अपोजिशन ऑफ अ सर्किट टू फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें 400 टर्न्स है प्राइमरी में और 50 टर्न्स है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में। ईएमएफ जो प्राइमरी जो है कनेक्ट किया गया 2000 वोल्ट में 50 हर्ट्ज सप्लाई से, तो हमारा सेकेंडरी ईएमएफ कितना होगा। सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, फॉर्मूला क्या बनेगा N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2। क्या निकालना है हमारे पास V2। N1 का टर्न्स है हमारे पास में देखिए 400 टर्न्स है, N2 के टर्न्स है 50, यहाँ पे देखिए बताया गया इज इक्वल टू V1 कितना है हमारे पास में 2000। ओके, हमें सेकेंडरी ईएमएफ निकालना है V2 का, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 0 कैंसिल हो जाता है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो 5 इंटू 50 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 50 विच इज 250। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम हैज अ लाइट हाईएस्ट कॉस्ट एज कम्पेयर टू द अदर्स। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास में अंडरग्राउंड हमें पास ड्रिलिंग करना रहता है। ठीक है, रोपवे एक हमारा पाथ बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम लोग कंड्यूट्स को लगाते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर सीलिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉस्टली जाता है। ओके गाइस, ठीक है, हालांकि एस्थेटिकली काफ़ी अपीलिंग रहता है। कंड्यूट वायरिंग हमारा काफ़ी कॉस्टलियर है एज कम्पेयर टू अदर। ओके, एज कम्पेयर टू द बाकी जो हमारे पास है क्लेट है, केसिंग केपिंग है, ठीक है, बैटन वायरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया। तो ये हमारा इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लीनियर नेटवर्क बाय इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग अ करंट सोर्स एंड इंपेडेंस इन पैरेलल विथ इट, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इक्विलाइजर रिंग। इक्विलाइजर रिंग का क्या फंक्शन होता है। इक्विलाइजर रिंग क्या करता है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है करंट का, ठीक है, ब्रशेस पे, ठीक है, उसको वो कम करता है, ठीक है, अवॉइड करता है, और जिसके कारण हमारे स्पार्कलेस कम्यूटेशन मिलने के लिए काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अनबैलेंस ब्रिज सर्किट फॉर द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द ओपन स्विच। इस ओपन स्विच के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमें पूछा गया। देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग इस डी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इस नोट पे अगर हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं तो वो कितना आएगा 4/1
4 + 4 × 10, ठीक है, ये हमारे पास 10 वोल्ट है, तो ये कितना आएगा हमारे पास में यहाँ पे 5 वोल्ट का। अगर हम लोग बी की बात करते हैं, ये कितना आएगा 8/, ठीक है, 8/2 + 8 इंटू यहाँ पे वोल्टेज कितना है हमारे पास में 10, इसका वैल्यू आ जाएगा 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे जो स्विच के अक्रॉस में, क्योंकि ये हमारा डिफरेंस ही निकालेगा, ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास 3 वोल्ट का। 8 - 3 विल बी 3 वोल्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडक्टर मटेरियल हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अगर हमारा वोल्टेज अप्लाई किया गया कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, जिसके वैल्यू है 1.4 × 10 मीटर पर सेकंड, जो कि अटेंड किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स की तरह। अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मटेरियल का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कैलकुलेट करना है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास बताएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड अभी क्या पूछा गया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है VD विल बी इक्वल्स टू I डिवाइड बाय NA/Q, ओके। तो I का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा N × A × QVD, ओके। वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 10⁻25 × 1 × 10⁻4। Q4 क्या, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, हम मीटर में चाहिए रहते, इसलिए हम लोग -4 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 इंटू 1.4 × 10⁻3, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकल के आता है करंट का वो आता है 0.224 एम्पियर, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज 2500/230 वोल्ट ट्रांसफार्मर ड्रॉज अ नो लोड प्राइमरी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एब्जॉर्ब करते हैं 500 वाट, तो हमें मैग्नेटाइजिंग और आयन लॉस करंट कितने हो गए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा इस यहाँ पे हमें सबसे पहले cos φ0 का वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। और ठीक है, वो कितना रहेगा 500 डिवाइड बाय V1 × I0, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है हमारे पास 2500 × I0 का वैल्यू है 0.5। इसका जो cos φ का वैल्यू निकल के आता है ये आता है 0.4, ठीक है, cos φ0 का। अभी देखिए हमारे पास जो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट I म्यू का वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे I0 × cos φ0, ठीक है। I0 कितना है हमारे पास में 0.5 × 0.4 विच इज इक्वल टू 0.2, करेक्ट। ये हमारा वैल्यू आ गया। तो देखिए 0.2 है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर में ही मार्क कर सकते हैं मैग्नेटाइजिंग एंड आयरन लॉस कंपोनेंट, ठीक है। आयरन लॉस तो हमारे पास आ गया, ओके। तो अगर हम लोग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात करें तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से निकालते हैं, I0 विल बी इक्वल्स टू इन ब्रैकेट Im² प्लस Imu², ठीक है। I0 का वैल्यू कितना है 0.5 Im प्लस Imu का वैल्यू कितना है हमारा 0.2 का होल स्क्वायर। इसको प्लस सॉल्व कर ले तो यहाँ पे जो Im का वैल्यू निकल के आता है ये आएगा हमारे पास 0.458 एम्पियर, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोनों भी वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, हालांकि आसानी से आप इसको मार्कअप कर सकते हो। जो देखिए Im क्या होता है, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है हमारे नो लोड करंट का, और Imu क्या है, ये है हमारा आयन लॉस कंपोनेंट, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वर्किंग कंपोनेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको मैग्नेटाइजिंग कहा होगा तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। Imu क्या है हमारा, ये हमारा एक्टिव या फिर हमारा आयन लॉस कंपोनेंट है हमारे नो लोड करंट का, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप आपके 96 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस चाहेंगे कि कौन से टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आप खुद हालांकि खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं भी आपको वैसे बता दूंगा। इस सेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहना, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहे। प्रीवियस सेशन को आपको देखना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके जाके देख सकते हो कैसे एप्टीट्यूड के वगैरह, ओके। और कोर्सेज को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी जल्दी सीट्स खत्म हो रही है, सो दैट आप 149 रुपीज़ की फ्री मॉक टेस्ट ले सको। सुपर 60 कोड को ध्यान में रखना होगा। सो मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।